नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल एनसीए के सीएमडी प्रिंसिपल श्री मुख्तार अहमद जी। सर, आपका शिवा ऑन माइक में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा, कुछ अपने बारे में हमें बताएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्। तो इस तरह के श्लोक एक संदेश देते हैं जो शिक्षक हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं मुख्तार अहमद, न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल एनसीए का सीएमडी हूं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और प्रबंधन और एकेडमिक्स का भी कार्य पिछले 20 वर्षों से 2007 में स्थापित विद्यालय को देख रहा हूं। और ये विद्यालय के बारे में अधिक क्या बताऊं। 20 वर्षों तक विद्यालय का कार्य, उससे पहले कोचिंग क्लासेस का कार्य, लगभग 25 वर्षों से मैं विद्यापन का कार्य कर रहा हूं। तो मैं एक शिक्षक पहले हूं, प्रशासन और प्रबंधन ये बाद में है, पहले मैं एक शिक्षक हूं। तो मेरा सर पहला सवाल आपसे ये है कि सर, अगर आपसे मैं पूछूं कि शिक्षा व्यवस्था की आज की सबसे बड़ी कमी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो जापान ऐसा देश है जहां पर नर्सरी क्लास से जो शिक्षक होते हैं वो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, जो अपना पूरे जीवन का अनुभव उन छोटे छोटे बच्चों में पिरोते हैं। दूसरा, ऐसी शिक्षा जापान में दी जाती है जो रोजगार परक होती है, और वो बच्चे क्लास 10 तक, क्लास 12 तक करते करते इतने दक्ष हो जाते हैं कि वो इतना स्किल डेवलप हो जाता है कि वो बच्चे कुछ कुछ नया करने के लिए, कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये प्रोफेशनली उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपने रीबॉक और जैसे ब्रांड का नाम सुना होगा, और अनेक ऐसे ब्रांड हैं। जो जापान का एक मोची था और उसने ऐसे जूते बनाए जो जूते बनाते बनाते पूरे विश्व में उनके जूते लोकप्रिय हो गए। ये उनकी शिक्षा और रोजगार परक शिक्षा पद्धति और नीति का ही नतीजा था कि ऐसे बच्चों को पैदा किया उन्होंने। सर, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि एक प्रिंसिपल होने नाते आपको किस छात्र की कहानी आपको अंतर तक प्रभावित की? हाँ, निश्चित रूप से एक अभिभावक थे जो जिनका बच्चा बड़ा मेधावी था, और आज वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। तो जब प्राइमरी और अपर प्राइमरी में वो बच्चा पढ़ रहा था तो थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर थे वो, और पढ़ाई में भी वो कम थे, किंतु इतने जागरूक अभिभावक थे कि शिक्षित अभिभावक से भी ज्यादा जागरूकता उनमें मैंने पाई। वो निश्चित रूप से प्रति माह मेरे पास आते थे, अपने बच्चे की प्रगति डिस्कस करते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि सर, हमारा बच्चा किस विषय में कमजोर हो रहा है। और यही प्रक्रिया वो घर पे भी बच्चे को होमवर्क और दूसरे कार्य के लिए प्रेरित करते थे, और उनके माता पिता सहयोग करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उस बच्चे ने वो पा लिया जो कम बच्चे पा पाते हैं। बीटेक में एडमिशन होना एक दुर्लभ कार्य है, किंतु वो बच्चा सक्सेसफुली बीटेक कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। सर, आज के समय में मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है आपके हिसाब से कि स्किल्स? दोनों में से आप क्या चुनना चाहिए? देखिए, मार्क्स का मूल्यांकन, सही मूल्यांकन, मैं अपनी ओर से जो मेरी राय है, वो मार्क्स का मूल्यांकन 100% सत्य नहीं होता है। कई बार बहुत मेधावी बच्चे कम मार्क्स लाते हैं, किंतु
वो उनमें स्किल्स अन्य विधाओं में बहुत होता है, जिसे अध्यापक का काम, स्कूल प्रबंधन का काम खोजने का है कि वो किस विधा में, किस स्किल में उसे आगे बढ़ाया जाए। अगर उसमें उसे आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें वो नंबर 1 हो जाता है। तो निश्चित रूप से मैं स्किल्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर, बदलाव जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, अगर आपको पूरे भारत में किसी एक शिक्षा व्यवस्था को बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? सिर्फ यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों से कि बच्चों को रोजगार परक शिक्षा हम शुरू से ही पढ़ाएं। जैसा कि NEP 2020 में ये चीज अब निकल के इस गवर्नमेंट में आई है और बच्चों को रोजगार परक शिक्षा की ओर प्रेरित किया जा रहा है, जो आने वाले समय में बच्चे बेरोजगार कम होंगे और उससे लाभान्वित होंगे। सर, आज के माता पिता जनरेशन उनकी अलग हो चुकी है, तो आज के माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में ऐसी क्या गलती कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि माता पिता त्याग नहीं करना चाहते। जैसे टेलीविजन देखने की बात है या मोबाइल देखने की बात है, बच्चों को मना करते हैं और स्वयं देखते रहते हैं। तो बच्चा हतोत्साहित हो जाता है कि मेरे माता पिता देख रहे हैं तो वो त्याग करना पड़ेगा। वो भी अपना समय सीमित रखें मोबाइल के लिए, तभी वो रोक सकते हैं। दूसरा, बच्चे के मनोविज्ञान को माता पिता को समझना पड़ेगा कि वास्तव में बच्चे की समस्या क्या है, और उसके मनोविज्ञान को जब वो समझ लेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा आगे बढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, अच्छी स्किल्स डेवलप होंगी और वो बच्चा सफल होगा। थैंक यू सर। सर, आज AI चैट GPT के आने के बाद क्या बच्चों की क्षमता सोचने की बढ़ेगी या घटेगी? निश्चित रूप से नई नई सूचनाएं AI और चैट GPT, जेमिनाई जैसे टूल्स बच्चों को या अन्य लोगों को सही मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहे हैं। तो सही दिशा में अगर इसे लिया जाए तो ये बहुत ही कारगर है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और उससे जुड़ा और क्या प्रश्न आपने पूछा? मैंने पूछा सर कि AI टूल्स चैट GPT के आने के बाद से बच्चा उसकी सोचने की क्षमता आगे बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि उसमें नई नई सूचनाएं उसे प्राप्त हो रही हैं। तो उसकी निश्चित रूप से क्षमता बढ़ रही है। मानसिक रूप से भी उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि वो एक प्रकार से शिक्षक का कार्य कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, तो अगर कोई बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा है, बहुत ही अच्छा वो कर रहा है, तो क्या उसे उसी रास्ते पे चलना चाहिए या उसी वक्त में करना चाहिए? बिल्कुल, ये अध्यापक और स्कूल प्रबंधन का कार्य है कि बच्चों की काउंसलिंग करवाकर उसके मनोविज्ञान को समझकर ये तय करना होगा, और उसमें अभिभावक को भी शामिल करना होगा कि बच्चे में वास्तव में कौन सा स्किल डेवलप किया जा सकता है और किस विधा में बच्चा आगे बढ़ सकता है। ये अध्यापक, स्कूल प्रबंधन और अभिभावक, ये तीनों की राय से यदि काम किया जाए तो बच्चा सटीक दिशा में सही सही रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सर। सर, मैं आपको आपके स्कूल लाइफ में ले जाना चाहता हूँ। सर, क्या आपने कभी स्कूल में शरारत की हो और आपको कभी डांट पड़ी हो? मैं तो 61 ईयर का सीनियर सिटीजन हूँ और 1981 में मैंने हाई स्कूल पास किया, हिंदी मीडियम में पढ़ा। और उस समय कॉन्वेंट स्कूल नहीं होते थे, प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल होते थे। हम लोग टाट की बोरी में बैठते थे और हेड मास्टर साहब टमाटर बहुत खाते थे और हम लोग बैठ के टाट पे बैठ के हम लोगों को डांट के बैठाल देते थे।
तो 5 तक की शिक्षा मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ी। फिर 6 से मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पीएन कॉलेज में गया, वहाँ पढ़ी और मैं भी मेधावी छात्र था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी की पढ़ाई एबीसीडी हम लोगों ने क्लास 6 से शुरू करी और 12 तक इंग्लिश विषय के रूप में पढ़ा, माध्यम तो हिंदी ही था। तो उन्होंने पीएन कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ, अंग्रेजी कविता पाठ कंपटीशन, और उसमें कविता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आप बड़ा हास्यास्पद है और आपको आश्चर्य भी होगा कि वो कविता थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ये क्लास 6 में हिंदी मीडियम में मैंने उस पोजिंग के साथ किया था, तो मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये सुनकर। सर आज अगर आपको आज भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिले तो बीते मौके में आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे स्कूल यूनिफॉर्म? डेफिनेटली मैं बहुत काम करता हूँ, मेहनती हूँ। मैं 12 घंटे प्रतिदिन काम करता हूँ और इस उम्र में भी 12 घंटे काम करके थकता नहीं। तो मुझे यंग लोगों से बहुत लगाव है जो एनर्जेटिक हैं, ऑनेस्ट हैं, मेहनती हैं, अपने पेशे के प्रति गंभीर हैं, कि कम उम्र के ऐसे लोग मैं बहुत पसंद करता हूँ, बच्चों को भी पसंद करता हूँ। और क्या जुड़ा आपने पूछा है? मैंने पूछा कि सर अगर आपको आज भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एक दिन बिताने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो मैं ये काम कर चुका हूँ, मैंने कई बार घर में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के अपने आप को देखा है कि इस एज में मैं कैसा लगता हूँ और क्या वो एक्टिविटीज और शरारत मेरे में इस उम्र में जिंदा है या नहीं। तो वही एक्टिविटीज मैंने पाई और मुझे बड़ा मजा आया। थैंक यू सर। मेरा सर ये है सर आपसे कि आपने जब से स्कूल संस्था अपनी शुरू की है, क्या आपको कोई ऐसा स्टूडेंट आपको मिला हो जिसने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में अपना नाम बहुत बनाया हो, बहुत प्रोग्रेस किया हो और आज भी वो कर रहा है? हाँ, तकरीबन 10-15 बच्चे ऐसे हैं, जैसे गौरव यादव जिसका जिक्र किया मैंने, वो बीटेक कर रहा है। खुशी दीक्षित जिसने एमएससी किया और फिर उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट हो गई दिल्ली में ट्रेनिंग करके, वो भी मेरी अच्छी स्टूडेंट रही है। एक श्रेया अग्रहरी, वो स्टूडेंट अभी एमबीबीएस सेकेंड ईयर आजमगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर रही है। ऐसे लगभग 50 बच्चे, 50 से 100 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ऊंचाई पर पहुंचे और 2007 में स्थापित ये विद्यालय अब इतना बड़ा हो गया है कि बच्चे नर्सरी के टिनी टॉट्स जो मेरे सामने आते थे, अभी वो बहुत बड़े एडल्ट बच्चे बन के आते हैं और वो कहते हैं कि सर मैं वही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी सफलता पे गर्व होता है। थैंक यू सो मच सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका स्कूल 2007 से चल रहा है, तो आपको स्कूल खोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आज ऐसा न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल एनसीए में क्या है कि जहाँ बच्चे आना चाहते हैं और पेरेंट्स को विश्वास है कि हमारा बच्चे का भविष्य यहाँ बनेगा? ऐसी कौन सी बात सबसे बड़ी प्रेरणा स्कूल की संस्थापिका, फाउंडर और मैनेजर मेरी पत्नी प्रोफेसर इशरत जहां, जो इस समय हिंदी विभाग में एचओडी हैं लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज मुगलसराय में। तो पहले मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एरिया मैनेजर हुआ करता था। तो उन्होंने मैंने फिर दवा का की ट्रेडिंग शुरू करी। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि ये काम लेच वाला क्यों कर रहे हैं, ब्राह्मणों वाला काम करिए, शिक्षा लाइन में आइए, क्योंकि आप शिक्षित हैं, योग्य हैं और ये काम आप कर सकते हैं। तो वो स्थापना हम लोगों ने 2007 में इन उद्देश्यों को लेकर किया कि उन पेरेंट्स को ध्यान में रखकर किया कि जो बड़े बड़े विद्यालयों के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के जो फीस स्ट्रक्चर जो अभिभावक अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ ऐसा फीस रखा जाए
जिसमें जिसको वो अफोर्ड कर सकें और सीबीएसई की अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा वो प्राप्त कर सके। तो 2007 में आपको विश्वास शायद नहीं होगा कि 100 रुपीज पर मंथ फीस में नर्सरी टू क्लास 5 हम लोगों ने विद्यालय शुरू किया। और आज भी और 100 बच्चे लगभग हम लोगों ने इकट्ठा किए। और आज भी अगर आप तुलना करेंगे तो आसपास के 20 विद्यालयों की तुलना में हम न्यूनतम फीस के अलावा वो सारी सुविधाएं विद्यालय में देते हैं जो बड़े हाउस में होते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में आपको टेबल टेनिस रूम मिलेगा, ऐसे छोटे सो कॉल्ड छोटे, और लाइब्रेरी मिलेगा, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, स्टाफ रूम, टॉयलेट्स मेल फीमेल, यानी जितने नॉर्म्स एफिलिएशन और रिकॉग्निशन के नॉर्म्स हैं वो हम लोगों ने फुलफिल करके रिकॉग्निशन प्राप्त किया। और बच्चे मेधावी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। थैंक यू सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर आज पूरे देश में छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, एक शिक्षक और एक प्रिंसिपल रूप के नाते इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? विभिन्न सरकारों में छात्रों के आंदोलन को करने पर सरकारों को झुकना पड़ा है, ये इतिहास है। इस सरकार में भी छात्रों का आंदोलन था, जंतर मंतर से ये आंदोलन पूरे देश में फैला और अंततः शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, जो उन छात्रों की मांग थी। सर ये बार बार पेपर लीक, परीक्षा विवाद सामने आने पर छात्रों का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कम हो रहा है। शिक्षा मंत्री का ये नैतिक कर्तव्य भी है, दायित्व भी है कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि किसी भी कंपटीशन दे रहे छात्र को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि वो कड़ी मेहनत करता है। कई बार इस तरह के पेपर लीक या डेट एक्सटेंड होना या उससे संबंधित उनके पक्ष में ना होने पर बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अनेक ऐसे कार्य करते हैं, कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये शिक्षा मंत्री को इस तरह के सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, जो छात्रों की मांग थी। मैं उम्मीद करता हूं कि नए शिक्षा मंत्री जो इस सरकार में बनाए जाएंगे वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सर मेरा अगला सवाल आपके सवाल से मिलता जुलता है कि अगर आज आपको शिक्षा मंत्री को एक सुझाव या फिर कोई बात कहनी हो शिक्षा से संबंधित, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रोजगार परक शिक्षा इस देश में लागू हो, जैसा कि NEP 2020 में शुरुआत हो चुकी है, ऑलमोस्ट लागू हो चुकी है, और उससे बहुत लाभान्वित होंगे बच्चे। और बच्चों के स्किल को ढूंढने का कार्य विद्यालय को सौंपा जाए, ताकि वो स्किल ढूंढ के उस बच्चे को उस स्किल में डालकर आगे बढ़ाए, तो हमारे देश से बेरोजगारी भी घटेगी और बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और देश का नाम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज की आपकी बातचीत आपसे करके बहुत अच्छा लगा हमें। सर अगले 30 सेकंड में अगर आप आज के पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कुछ बातें कहना चाहेंगे जो अपने भविष्य में वो उस बात पे अमल कर पाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभिभावकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए थोड़ा त्याग करें, बच्चों को संस्कार सिखाएं और बच्चों पे नज़र रखें, केवल मोबाइल में उलझने ना दें। बच्चे को कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई की टेबल कुर्सी पर बैठने की आदत डालें। उनकी रैंडमली उनकी डायरीज, स्कूल डायरी चेक करें, जिसमें टीचर्स के रिमार्क्स होते हैं, प्रिंसिपल के होते हैं, अन्य रिमार्क्स होते हैं, तो वो अपडेट हो जाएंगे कि वास्तव में स्कूल में क्या कर रहा है। दूसरा, अभिभावकों को स्कूल में केवल फीस जमा करने नहीं आना चाहिए, बच्चों की प्रगति डिस्कस करने भी
स्कूल के अध्यापक, प्रबंधन और प्रिंसिपल से एटलीस्ट महीने में एक बार जरूर मिलना चाहिए। वो बच्चों के लिए लाभप्रद होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में शिवान मार्ग के साथ। थैंक यू। नमस्कार।